हेलो फ्रेंड्स, आई एम दुष्यंत नागपाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संतवीर सर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था प्रकाश, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और किस प्रकार से प्रकाश है वह निर्वात के अंदर अपनी सर्वाधिक चाल दर्शाता है। ठीक है, और प्रकाश के हमने और भी बहुत सारे गुण पढ़े थे कि प्रकाश के गुण किस प्रकार से होते हैं, प्रकाश कौन सी घटनाएं दर्शाता है। उसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन की घटना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से प्रकाश किसी एक माध्यम में से चलता है और उसके बाद वापस अपने उसी माध्यम में लौट जाता है टकराकर। इस प्रकार की घटना हमने उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। और प्रकाश के परावर्तन के ऊपर हमने दो नियम भी पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन होते हैं उसके लिए दो नियम होते हैं। फिर हमने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार से होता है, जैसे नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन के कारण हमें किस प्रकार से वस्तुएं दिखाई देती हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे एग्जाम के अंदर प्रकाश के परावर्तन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो हमारा समतल दर्पण का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक उसको स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लास्ट क्लास के अंदर जो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो आज हम क्वेश्चन करेंगे ताकि उसमें आप क्वेश्चन को करने में उनका जो यूज होना है, जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए थे उनका जो यूज होगा, ताकि आज वो आप इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम उस लास्ट क्लास में जो प्रकाश का परावर्तन है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, परावर्तन क्या था? जब प्रकाश किसी एक माध्यम में से चलता है और किसी कोण पर आपतित होता है, और जब वो क्या करता है कि दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करता है और किसी अपारदर्शक सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है और टकराकर अपने वापस उसी माध्यम में लौट आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने आपको डायग्राम भी बनाया था हमने इसका। ये मान लीजिए कि एक अपारदर्शक सतह थी, ठीक है, थोड़ी रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, इसको आप इतना इग्नोर ही करना। ठीक है, तो ये क्या आपके पास देखिए, ये एक आपके पास आई आपतित किरण है, ये आपके पास आई आपतित किरण, और ये आपके पास क्या है, आर परावर्तित किरण। और ये आपके पास क्या था, परावर्तक पृष्ठ। लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, पर मैं आपको फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूं। और ये क्या था, अभिलंब। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो किसी कोण पर आपतित होती है। ये आपके पास एक कोण है थीटा आई, ठीक है। इस थीटा आई कोण पर आपतित होती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और वापस के टकराकर किसी कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे हम इसे, ये थीटा आर, ये आपके पास क्या है, परावर्तन कोण। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, थीटा आई तो क्या है, आपतन कोण, और थीटा आर क्या है, परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन की क्या घटना है, जब कोई प्रकाश किरण है वो किसी एक माध्यम में से चलती है और थीटा आई कोण पर आपतित होती है परावर्तक पृष्ठ पर, और उसके बाद उस टकराकर वापस क्या होती है, थीटा आर कोण पर परावर्तित हो जाती है, तो इसे प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। ये वापस देखिए उसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, इस परावर्तक पृष्ठ है ये किस प्रकार का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, अपारदर्शक। अगर ये पारदर्शक होता तो इस सतह से टकराकर वापस नहीं जाती, इससे पार निकल जाती। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, और वो दो नियम क्या थे। पहला नियम तो क्या था कि ये देखिए,
आपतित किरण, आप डायग्राम से ही समझिए इसको, ठीक है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी इसको हमें बार बार याद करना पड़े, रटना पड़े। आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं इसको। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, वह अभिलंब तीनों एक तल में। उसके बाद आपके पास दूसरा नियम क्या था कि जो आपतन कोण है थीटा आई, ये वाला जो आपके पास कोण है, और ये जो थीटा आर है, ये दोनों कोण का मान क्या होता है, हमेशा परावर्तन की घटना में हमेशा बराबर होता है। तो दूसरा आपके पास नियम था कि थीटा आई का मान क्या होगा, थीटा आर के बराबर होगा। और एक मैंने आपको और बताया था कि जो प्रकाश की चाल होती है वो नहीं बदलती, ठीक है। तो ये आपके पास परावर्तन की घटना थी। आज हम प्रकाश की परावर्तन की घटना के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से एग्जामिनर उनमें कंफ्यूज करता है, वो हम सब इसके अंदर आज क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये, इसी के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण, ठीक है। पर इसके अंदर पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले यहीं पे इसके अंदर साथ में लिख लेते हैं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन इजीली समझ आ जाए। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में से चलकर 40 डिग्री के कोण पर विलंब के साथ कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इस इजी क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसके बाद जिसमें कंफ्यूजन किस प्रकार से एग्जामिनर करता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर आपके अंदर क्या पूछा गया है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में से चलती है और 40 डिग्री के कोण पर अभिलंब के साथ, ठीक है, यहाँ आप नोटिस कीजिए, देखो क्या लिखा हुआ है, विलंब के साथ कोण बनाती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसके परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, परावर्तन की घटना के अंदर क्या होता है, जो आपके पास कोण होता है वो हमेशा किससे देखा जाता है, अभिलंब के साथ जो आपकी जो किरण है वो कितना कोण बना रही है।
देखिए आपके पास जो भी परावर्तन की घटना होती है उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो कोण बनेगा वो हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास आपतन कोण का मान कितना देर का है। वो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण है वो किसी माध्यम में से चली, मानिए कि प्रकाश किरण एक आपतित हुई, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो अभिलंब के साथ, देखिए ये आपके पास अभिलंब था, इस अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 40 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, इसको आप क्या बोलते हो, थीटा आई। ये आपके पास आपतित किरण है और ये आपके पास क्या होती है, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, और ये आपको थीटा आर का मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो आपने परावर्तन की घटना के अंदर पिछले पेज पर आप देखिए, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने बताया था कि जो परावर्तन के नियम है, देखो हमेशा थीटा आई का मान किसके बराबर होता है, थीटा आर के बराबर होता है। तो यहां पे हम ये नियम लगाएंगे। तो परावर्तन कोण का मान पूछा है, तो थीटा आई का मान किसके बराबर होता है, थीटा आर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका थीटा आई का मान कितना आपके पास, थीटा आई का मान आपके पास दे रखा है 40 डिग्री, तो थीटा आर का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही बस आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कोण किसके साथ दिया गया है, कोण यहाँ पे आप देखना अभिलंब के साथ। परावर्तन की घटना में जो हमें क्वेश्चन के अंदर ध्यान यही देना है कि जो कोण बनेगा वो हमेशा अभिलंब के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर तो हमें दिया हुआ था कि अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बन रहा है, और उसके बाद हमें सिर्फ परावर्तन के नियम का ही ध्यान होना चाहिए कि परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का दूसरा नियम यही था कि जो आपतन कोण का मान होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके पास आपतन कोण का मान 40 डिग्री दे रखा था, उसने पूछा आपसे क्या था कि परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो परावर्तन कोण का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। तो इसे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में मत जाइए कि हाँ भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको परावर्तन के नियम का ध्यान होगा, तो आपके पास सिर्फ आपको इसका कोई लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपके पास अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण दे रखा है, आपतन कोण का मान आपके पास 40 हो गया, परावर्तन कोण का मान पूछा है तो 40 डिग्री। तो ये ठीक है, ये आपके पास इस एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज किस प्रकार से एग्जामिनर हमें करता है वो हम देखते हैं। ये देखिए अब ये क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण। यहाँ अभिलंब नहीं लिखा हुआ या आपतन कोण नहीं लिखा हुआ कि वो आपतन कोण उसका 40 डिग्री है। कहीं आप क्या करो 40 डिग्री को आपतन कोण मान लो, ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ उसने क्या लिखा है, परावर्तक पृष्ठ। अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका दोबारा। ये आपके पास अभिलंब है, ये डायग्राम आप चाहे इसको ऐसे, पिछली बार हमने सीधा बनाया था, इस बार हमने इसको खड़ा बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझ आना चाहिए। ये आपके पास क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपके पास कि प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये देखिए, ये प्रकाश की किरण है, ये आ रही है, ये आपके पास परावर्तक पृष्ठ है, उसके साथ उसने इस बार कहा ये वाला जो कोण है ना, ये परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना बना रही है, 40 डिग्री। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभिलंब के साथ उसका आपतन कोण कितना था, ये वाला जो कोण था पिछले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन आपके पास था, ये वाला जो पोर्शन था वो 40 था। तो हमने क्या कहा, आपतन कोण दे रखा था, परावर्तन कोण का मान निकाल लिया था। पर इस बार तो क्या है, 40 डिग्री का मान कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ से। अब ये देखिए, अभिलंब
और ये क्या एक लंबवत है, तो ये अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच में ये देखिए लंबवत है ये दोनों, तो ये कोण कितना होगा 90। ठीक है, 90 में से 40 डिग्री का कोण आपने ये निकाल दिया, तो पीछे ये वाला कोण जो होगा जिसका मैं ग्रीन से कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला कोण कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 50 डिग्री। तो आपके पास आपतन कोण का मान कितना हुआ थीटा आई, ये कितना हुआ 50 डिग्री। अब आपके पास परावर्तन की जो नियम है वो आपको ध्यान ही है कि थीटा आई का मान किसके बराबर होता है, थीटा आर के बराबर होता है। तो थीटा आर परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण भी आपको पता लग गया 50 डिग्री। देखो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। परावर्तक पृष्ठ उसने कहा ये वाला 40 है, ये पूरा अभिलंब के साथ कोण कितना होता है 90 है, 90 में से आपने 40 निकाल दिया, पीछे आपतन कोण आपके पास कितना आ गया 50 डिग्री। और परावर्तन का नियम ध्यान है तो आपको ये आपके पास परावर्तन कोण कितना हो गया थीटा, ये भी 50 डिग्री। अब आपके पास दो चीज़ें तो हो गई, आपतन कोण परावर्तन कोण। अब आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में तो आपसे कहा था उसने कि अभिलंब के साथ दे रखा था सीधा 40 डिग्री, पर इस बार दे रखा है परावर्तक पृष्ठ से। ठीक है, तो अब से इस बार आपके पास आपतन कोण का मान कितना है 50, तो परावर्तन ये आपके पास आपतन कोण है। और ये आपके पास क्या है परावर्तन कोण। अब उसने आपसे एक नई चीज और पूछी है, विचलन कोण थीटा डी, ये क्या होता है विचलन कोण। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार से इसको भी हम डायग्राम बना के समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि परिभाषा तो रटोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, डायग्राम से समझो। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे हमेशा। देखिए, जबकि प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, अगर वो अपने वास्तविक मूल पथ पर ही जाती, अगर ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इससे टकराकर अपने वापस माध्यम में ना लौटती, तो उसका पथ क्या होता, वो इस तरफ जाती ना। ठीक है, एक बिल्कुल सीधी रेखा में जाती। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अपारदर्शक था, ये अपारदर्शक ना होकर पारदर्शक होता, तो एक प्रकाश की किरण होती वो बिल्कुल सीधी जानी थी। ठीक है, और ये मुड़कर कहाँ चली गई थी, इस एंगल पे इधर आ गई थी। तो विचलन कोण क्या होता है, प्रकाश की जो परावर्तित किरण है और प्रकाश किरण के जो मूल पथ है, इन दोनों का जो बीच का कोण होता है, इसे थीटा डी कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, विचलन कोण प्रकाश किरण के मूल पथ व परावर्तित किरण के बीच का कोण। ये देखिए, ये जो आपके पास आपतित किरण थी, ठीक है, अगर ये सीधी निकल जाएगी तो ये जो परावर्तित किरण है, इन दोनों आपतित, जो ये इसका मूल पथ है, मूल पथ आपतित किरण का, आपतित किरण के मूल पथ और परावर्तित किरण के बीच, या मैं लिख देता हूं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और मूल पथ है, जो आपतित किरण का जो मूल पथ है और परावर्तित किरण है, उन दोनों के जो बीच का कोण होता है वो आपके पास क्या है, विचलन कोण थीटा डी। अभी निकालते कैसे हैं, इसका मान क्या होता है, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो थीटा डी अब थीटा डी होता क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, इस विचलन कोण का मान कितना होता है थीटा डी का, इसका मान होता है 180 डिग्री में से अगर आप थीटा आई आपतन कोण और आपका जो परावर्तन कोण का मान है, अगर वो आप घटा दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, विचलन कोण आ जाएगा। अगर आपने परावर्तन का नियम पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, हमेशा बराबर। तो थीटा आई का मान क्या होता है, हमेशा
थीटा आर के बराबर होता है। तो इसको हम एग्जाम यहाँ से दो सूत्र और बन सकते हैं। ये देखिए, अगर 180 डिग्री माइनस थीटा आई, अब यहाँ थीटा आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, थीटा आई रख सकता हूँ एक बार। तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आई। ये भी आपके पास थीटा डी का विचलन कोण का फॉर्मूला बन गया। और ये भी आपके पास क्या है, विचलन कोण का। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ थीटा आर की जगह थीटा आई रखा था। अगर मैं यहाँ करूँ थीटा आई की जगह थीटा आर रख दूँ तो भी एक और सूत्र बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा आर हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला आपके पास और बन गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था, जो हमारा इसमें आपतन कोण का मान थीटा आई का मान कितना आया था, 50 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास थीटा आर का मान भी कितना हो गया, 50 डिग्री। बस आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो थीटा डी का मान कितना हो जाएगा, विचलन कोण का मान 180 डिग्री में से आपको 50 डिग्री थीटा आई का मान, ठीक है, और 50 डिग्री आपके पास परावर्तन कोण का मान। तो ये आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री। ये आपके पास क्या है, विचलन कोण। प्रकाश किरण की जो आपतित किरण का मूल पथ था और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, ये आपके पास आ चुका है थीटा डी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास तीनों चीज़ें क्लियर हो गई थी कि आपके पास आपतन कोण भी हो गया था, परावर्तन कोण भी हो गया था और विचलन कोण, तीनों का मान आ गया था। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यही थी कि आपके पास ये दे किससे रखा था, परावर्तक पृष्ठ से दे रखा था या अभिलंब के साथ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से दे रखा था तो आप अभिलंब का कितना होता है 90 डिग्री, उसमें से आप परावर्तक पृष्ठ वाला कोण घटा दीजिए 40 डिग्री, तो उसके पास आपके पास पीछे कितना बच जाएगा, 50 डिग्री। तो ये दो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, आपसे एग्जामिनर पूछता है परावर्तन के ऊपर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं दर्पण, कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दर्पण, और दर्पण का किस प्रकार से निर्माण हम करते हैं। तो देखिए, दर्पण है, दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए दर्पण होते कितने प्रकार के। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो आपके पास समतल दर्पण, ठीक है, और एक होता है आपके पास गोलीय दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में कितने होते हैं, अवतल, और एक होता है आपके पास उत्तल। ठीक है, तो अब हम पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम किसको करते हैं, समतल दर्पण को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके हम समतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार से होता है पहले ये पढ़ेंगे, फिर समतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और समतल दर्पण के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो समतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, आप घर में क्या करिए, कोई भी कांच की एक प्लेट लीजिए। ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कीजिए, दोनों साइड वो पारदर्शी होगा। ठीक है, तो आप उसकी क्या करिए, कांच की एक सतह पर क्या कीजिए, एक पृष्ठ पर आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 पारे या मरकरी का आप क्या कीजिए, लेप कर दीजिए। आप एल्यूमिनियम का लेप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपके पास एक कांच की कोई प्लेट है, आप इसकी क्या कीजिए, ये एक साइड मान लो एक सामने की होगी, दोनों साइड पारदर्शी है, तो आप इसकी जो एक साइड है इस पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप AgNO3 पारा एल्यूमिनियम, अब किसी का भी इस पर क्या कर दीजिए, लेप कर दीजिए। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समतल दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा, समतल दर्पण बन जाएगा। अब हम इस पे देखते हैं कि समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है या जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार से बनता है, उस पर हम चर्चा करते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, यहां आपके पास एक समतल दर्पण रखा हुआ है। ये इसकी एक साइड क्या है, पॉलिश की हुई है सिल्वर नाइट्रेट एल्यूमिनियम पार या मरकरी से, ठीक है। यहां पर एक कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। ये आपके पास क्या, आप इसको क्या बोलते हो, बिंब, बिंब या वस्तु, ठीक है। अब इसके सामने एक समतल दर्पण पड़ा है। अब इसका क्या होगा, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, जैसे समतल दर्पण आपने घरों में देखा होगा, जब सुबह सुबह हम शीशे के अंदर अपने आप को खुद को देखते हैं तो एक समतल दर्पण ही होता है, ठीक है। अब इस व्यक्ति का समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब उस प्रतिबिंब को मैं यहाँ बना देता हूँ, वो इस शीशे के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो उसको ये देखिए, ये उस व्यक्ति का क्या है, प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए जो व्यक्ति की ऊंचाई है उतना ही उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, ठीक है। और देखिए इस व्यक्ति का, ठीक है, अब देखिए इस व्यक्ति का जो सिर है वो ऊपर की ओर है, जो पैर है वो नीचे की ओर है, जो इसका प्रतिबिंब बना है उसके अंदर आप देखिए उसका व्यक्ति का सिर का ऊपर की ओर है और जो उसके पैर है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस प्रकार से बनता है, प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर बनता है और किस प्रकार का होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं धीरे धीरे, ठीक है, सीधा और ऊर्ध्वाधर। तो फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, जो हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, सीधा, आभासी, उल्टा, सीधा, ऊर्ध्वाधर, आभासी। तो किस प्रकार का होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा किस प्रकार का होता है, आभासी। अब समतल दर्पण से और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए इस व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी d है, यहाँ से लेके इस व्यक्ति की d, तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो भी उतनी ही दूरी पर बनता है। जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और दर्पण से बिंब की दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, बराबर। आप इसे d1 लिख लीजिए और इसे d2 लिख लीजिए। तो d1 की दूरी वो किसके बराबर होती है, d2 के बराबर होती है, ठीक है। उसके अंदर समतल दर्पण से एक क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो समतल दर्पण है, ये व्यक्ति है, ये अगर v वेग से दर्पण की तरफ चलेगा तो जो इसका प्रतिबिंब है वो भी v वेग से, मान लीजिए मेरे सामने दर्पण है, ठीक है, अगर मैं उसकी तरफ v वेग से चलूंगा तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर वो भी v वेग से आगे की ओर आएगा। तो जो हमेशा वेग होता है दर्पण के सापेक्ष, वेग दर्पण के सापेक्ष समान होता है, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब दो चीजें हैं, अब ये देखिए ये दर्पण के सापेक्ष चल रहे हैं, अगर यही व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगे तो जब व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगे तो जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा, क्योंकि सापेक्ष चाल दोनों व्यक्तियों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहाँ देखिए, आप दो चीज नोटिस कीजिए, मैंने जो भी पिछली लाइन बोली और ये लाइन के अंदर दोनों में फर्क क्या है, समतल दर्पण के सापेक्ष, यहाँ देखिए मैंने लिखा वेग दर्पण के सापेक्ष जो चाल होगी वो समान, यहाँ लिख दी चाल समान, ठीक है। और जो एक दूसरे के सापेक्ष है, ठीक है, व्यक्ति के जो सापेक्ष चाल है वो कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। जो ये v वाली वेग है और ये v वेग है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी,
ठीक है। अगर इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी पूछी जाए तो कितनी होगी? देखिए ये d दूरी और ये भी d दूरी, दोनों क्या है हमेशा समतल दर्पण के सापेक्ष क्या होती है? समान हो जाती है। तो ये दोनों दूरियां भी क्या हो जाएंगी? इस व्यक्ति से बिंब से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 2d। ये क्या आपके पास? दूरी। अब आप एक चीज़ और इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं इन सबको और एक्सप्लेन अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से हैं। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखिए, एक इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है साइड बाय साइड। जिस प्रकार ये देखिए, इस व्यक्ति का जो मान लीजिए बायां है, ठीक है, तो उसको दर्पण में क्या दिखेगा? उसका ऐसे लगेगा कि ये दायां हाथ है, ठीक है, और उसका जो बायां हाथ होगा वो दायां लग रहा है, तो दायां भाग क्या लगेगा? उसे बायां लगेगा, सिर्फ साइड बाय साइड। ठीक है, जिसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो समतल दर्पण में किस प्रकार का होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। इसको आप दोबारा समझ लीजिए। देखिए कि जो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 2d है, ठीक है, और जो इसका जो उर्ध्व होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, देखिए जो व्यक्ति का सिर है वो ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है, तो जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसके अंदर भी उसका सिर ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर, तो प्रतिबिंब कैसा है? ऊर्ध्वाधर, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण के सापेक्ष जो प्रतिबिंब का वेग होगा और प्रतिबिंब का वेग होगा वो दोनों क्या होंगे? समान होंगे। व्यक्ति के सापेक्ष क्या हो जाएगा? दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 2v हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था? समतल दर्पण के जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थी। ये देखिए जो भी हमने पढ़ा है वही ये देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं? ये देखिए, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा। जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। समान आधार का, ये देखिए समान आधार का मतलब जितनी बिंब की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होगी? ये होगी बिंब की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या था? समान दूरी पर। देखिए समतल दर्पण से बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी d क्या होगी? बराबर होगी। पार्श्व परिवर्तन होता है, ये देखिए पार्श्व है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? देखिए बायां भाग क्या दिखाई देगा? दायां लगेगा, और दायां भाग क्या लगेगा? बायां। बिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल और प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की बिंब के सापेक्ष चाल, ठीक है, व्यक्ति की, देखिए बिंब या व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति की, ये भी क्या है? व्यक्ति है एक तरीके का। ठीक है, व्यक्ति की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या हो जाएंगी? दोनों की चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, और ये कितनी हो जाएगी? 2v। ठीक है, अब ये था समतल दर्पण के ऊपर। ठीक है, अब आपके पास इसमें एक चीज और पूछी जाती है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें एग्जाम के अंदर, एक पहली तो बात जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको डायग्राम बना के आप समझ चुके हो, आप एक दो बार डायग्राम खुद बनाएंगे तो आपको और प्रॉपर्टीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपको वैसे ही याद रहने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये आप घर में डेली जो आप अपने आप को मिरर में देखोगे तब आप खुद भी करके देख सकते हो कि जैसे भी आप मिरर की तरफ चलोगे तो आपको लगेगा आपका प्रतिबिंब भी उसी वेग से, जो आपका जो इमेज बनी है वो भी आपके पास उसी वेग से बराबर आ रही है। ठीक है, आप जितनी दूरी पर खड़े हो आपको लगेगा जो आपका प्रतिबिंब है वो भी उतनी ही दूरी पर है। ठीक है, तो आपकी जो d दूरी उसकी d दूरी, तो आप दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2d। आपका जो सिर है वो सामने ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर है, समान आधार का, मतलब जो आपकी ऊंचाई है वो बराबर है। तो ये चीज़ें आपको बार बार आपको डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलेंगी, इसको आपको कोई ज़्यादा ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम के अंदर जो समतल दर्पण जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, या अब एक इसका टॉपिक गुण हो रहा है कि अगर आपको अपनी पूरी हाइट मिरर के अंदर देखनी है तो मिरर की न्यूनतम जो लंबाई है वो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपने आप को मिरर के अंदर पूरा देखने के लिए क्या करना पड़ता है? जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। मतलब यदि व्यक्ति 6 फीट का है तो जो समतल दर्पण की ऊंचाई है तो वो कितनी होगी? 3 फीट। ठीक है, तो ये देखिए किसी ऊंचाई के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब
मतलब खुद को पूरा देखने के लिए। पूरा देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, h/2 ऊंचाई का। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहीं पे अपने क्वेश्चन बना लेते हैं। किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब रखने के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति है, उसकी ऊंचाई कितनी है, मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है, या मान लीजिए आप 8 फीट कर लीजिए, 8 फीट है, ठीक है। तो न्यूनतम कितनी समतल दर्पण की ऊंचाई, न्यूनतम समतल दर्पण की ऊंचाई। ये नहीं कि हाँ भाई हमेशा 8 फीट का ही आदमी होगा और 4 फीट ही आप उसका समतल दर्पण हमेशा 4 फीट का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ व्यक्ति को, जितने व्यक्ति हाइट है उसकी, अगर उसको अपने आप को समतल दर्पण में पूरा देखना है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम कितनी लंबाई का समतल दर्पण लेके आना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, देखिए जैसे हमने 8 फीट लिया, फॉर्मूला क्या है, h/2। आपके पास h कितनी दे रखी है, 8, उसमें आप 2 का भाग दीजिए, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, न्यूनतम 4 फीट, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा होता है, आजकल जो एग्जामिनर, ये तो पता है एग्जामिनर को, ये बच्चों को पता है, बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई किसके लिए पूछ रखी है, ठीक है, व्यक्ति को खुद को देखने के लिए पूछ रखी है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं, हाँ भाई समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पूछ रखी है तो h/2 पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जबकि उसने क्या किया होता है, यहाँ पर व्यक्ति की जगह लिखा होता है जो पीछे की, मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे की दीवार है, इसको भी मैं समतल दर्पण के अंदर पूरा देखना चाहता हूँ, तब समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ व्यक्ति की जगह क्या लिखता है, व्यक्ति के साथ पीछे की दीवार को, पीछे की दीवार को पूर्ण देखने के लिए, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ व्यक्ति को काट देता हूँ, चलो ऐसे करते, व्यक्ति को काटते नहीं है, यहाँ पे अलग से लिखते हैं, व्यक्ति के साथ पीछे की दीवार को पूरा देखने के लिए किसी ऊंचाई के व्यक्ति को अपने साथ पीछे की दीवार को भी पूर्ण प्रतिबिंब में देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर h/2 नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दोनों में डिफरेंस रखना, यहाँ जरूर पढ़ना कि दीवार का पूछ रहा है कि व्यक्ति का पूछ रहा है। अगर व्यक्ति का पूछ रहा है तब तो कितनी हो जाएगी, h/2, और अगर वो पीछे की दीवार का पूछ रहा है तब कितनी होगी, h/3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, समतल दर्पण के ऊपर 2 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि समतल दर्पण है, ठीक है, उस पर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज और क्या क्या पूछी जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर वैसे एग्जाम पर आज तक कभी इसमें क्वेश्चन आया नहीं है, पर हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा समतल दर्पण पे जो भी क्वेश्चन बने वो पूर्ण सारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 2 समतल दर्पण को किसी कोण पर रख देगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है, चलो अपने इसको नए पेज पे बनाते हैं ताकि आपको ऐसे लगेगा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मान लीजिए एक ये समतल दर्पण है, एक ये दूसरा समतल दर्पण है, ठीक है। उसने इन दोनों समतल दर्पण को किसी कोण पर रख दिया। ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण फर्स्ट, और ये कौन सा आपके पास है, समतल दर्पण
सेकंड। अब उसने क्या किया, इन दो समतल दर्पण को ले लिया, ठीक है, इन दोनों को किसी कोण पर इस तरह रख लिया, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इनके बीच में किसी वस्तु को रख देता है यहाँ पर, मान लीजिए कि वस्तु को रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कहता है इन जो ये वस्तु रखी है, ठीक है, उसका इन दोनों दर्पणों के बीच में कितनी इमेज बनेंगी, इसकी संख्या बताएं आप, ठीक है, 2 4 5 6 कितनी, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं कितना होगा, ठीक है। अब समतल दर्पण किस कोण पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा जो कोण है ये कितने डिग्री है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास कोण है, जो आपके पास जो दो समतल दर्पण है वो किस कोण पर रखे गए हैं, आपको सबसे पहले तो वही पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 360 के अंदर उस कोण का भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 360 डिग्री के अंदर जो आपके पास थीटा मान दे रखा है, ठीक है, जो ये थीटा कोण आपके पास दे रखा है, जो दोनों समतल दर्पण पहला और जो दूसरा, ये जिस कोण पर रखे हुए हैं उसका आपको क्या करना है, इस 360 के अंदर आपको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक संख्या आएगी, कोई भी एक पूर्ण संख्या आ सकती है, ठीक है। अब आपसे वो एक बात पूछेगा, अब आपको यहाँ पे कुछ 2-3 बातें हैं वो नोटिस करने वाली हैं। अब ये संख्या जो पूर्ण संख्या है ये क्या आएगी, कोई सम संख्या आ सकती है, या क्या आ सकती है, कोई विषम संख्या आ सकती है, ठीक है। अगर संख्या आती है सम संख्या, तब तो आपके पास पहला केस बना लेते हैं, ठीक है, सम संख्या आती है, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। और एक आपके पास बाहर क्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है। तो सम संख्या में आपको क्या करना है, आपने जो 360/थीटा निकाला है, यहां से जो संख्या आएगी उसमें से क्या करना है, 360 के अंदर थीटा का भाग देंगे, ठीक है। उससे जो संख्या आएगी उस संख्या में से एक कम कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो प्रतिबिंबों की संख्या मानी जाएगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं रखना कि वस्तु कहाँ रखी हुई है, दोनों दर्पणों के बीच में रखी हुई है, ठीक है, एक दर्पण के पास रखी हुई है या दूसरे दर्पण के पास रखी हुई है, इसका आपको ध्यान नहीं रखना। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर सम संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रतिबिंब को 360 के अंदर थीटा का भाग दोगे, और जो 360 के अंदर थीटा का भाग देने पर जो संख्या आएगी उसमें से एक माइनस कर देना, वो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या। अब दूसरा केस बना लेते हैं, अगर विषम संख्या आएगी, विषम संख्या जैसे कोई भी 3 5 7 9 जो भी आपके पास संख्या आएगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या, अब इसमें क्या होंगे, विषम संख्या के केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है। ये वस्तु बिल्कुल इन दोनों दर्पणों के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई है, बीचों बीच मतलब समद्विभाजक पर है, ठीक है, या एक दर्पण के पास है या दूसरे दर्पण के पास है, सिर्फ विषम संख्या के केस में, और किसी के अंदर आपको ध्यान नहीं रखना। विषम संख्या के अंदर यहाँ हम 2 केस बना लेते हैं, एक हम लिख लेते हैं समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दोनों दर्पणों के बीच में, समद्विभाजक पर नहीं। अगर वस्तु समद्विभाजक पर नहीं, या समद्विभाजक पर नहीं, अगर वस्तु समद्विभाजक पर है तब तो वो कुछ नहीं, जो आपने सम संख्या के अंदर किया था वही विषम संख्या के अंदर कर देना। n बराबर कितना हो जाएगा, 360/थीटा माइनस 1। और जो समद्विभाजक पर नहीं है, अगर एक दर्पण के पास ज़्यादा है, मान लिया वस्तु यहाँ पड़ी है, अब एक दर्पण के पास में है, ठीक है, वस्तु यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये मत समझ लेना कि हाँ भाई वस्तु यही है, ठीक है। अब मान लीजिए वस्तु पहले यहाँ थी, ठीक है, समद्विभाजक पर थी, अब उसने वस्तु को एक दर्पण के पास थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। तब क्या होगा, विषम संख्या के केस में, तब आपको जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो केवल 360/थीटा का मान देने पर जो संख्या आएगी वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी, ठीक है। तो ये आपके पास 2 केस हैं, ठीक है, जो समतल दर्पण पहला था और 2 समतल दर्पण दूसरा, ठीक है, इन दोनों को किसी कोण पर रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जो कोण का मान दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपके पास, उसको 360 के अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले भाग देना है, ठीक है।
अब भाग देने पर आपके पास कोई ना कोई पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है, 2 4 3 5 7 9 जो भी आ सकती है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास या तो संख्या होगी सम और या क्या होगी विषम। अगर संख्या सम संख्या है तो अब तो आपको कुछ नहीं करना, जो 360/थीटा का मान आने पर आपके पास मान लीजिए संख्या आई 4, ठीक है, आपने उसमें से क्या कर देना है, एक कम कर देना है, तो प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी 3, ठीक है। अगर विषम संख्या आती है, मान लीजिए 5 आ गई, ठीक है, तो विषम संख्या के केस के अंदर अगर आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तब तो आप मान लीजिए वो समद्विभाजक पर ही है, तो 5 में से 1 घटा दीजिए 4। अगर वहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु समद्विभाजक पर नहीं है, एक दर्पण के पास है, तो वो कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो दो समतल दर्पण है उनको किसी कोण पर रखने पर जो केस बनते हैं ये आपके हो गए। अब इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम 360/थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर 360/थीटा का मान ज्ञात करने पर सम संख्या आती है तब तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर 360/थीटा माइनस 1। अगर विषम संख्या आती है तो वस्तु सममित अवस्था में है। सममित का मतलब बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सममित का मतलब क्या है, बीचों बीच, बीचों बीच, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, n बराबर 360/थीटा माइनस 1। असममित का मतलब किसी एक दर्पण के पास है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास जो n की वैल्यू कितनी होगी, 360/थीटा। यही हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, डायग्राम बना के इसको अच्छे से और समझा था, ठीक है। ये देखिए अभी क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। दो दर्पण है, एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर है, उनके बीच रखी हुई वस्तु के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले, और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक दर्पण है पहला, ठीक है, ये पहला दर्पण है, और ये कौन सा है, दूसरा दर्पण है, ठीक है। तो उसके बीच में कितना कोण दे रखा है, ये दोनों दर्पण कितने कोण पर रखे हुए हैं, 45 डिग्री के कोण पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ समद्विभाजक पर है कि किसी एक दर्पण के पास है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हमने इस केस के अंदर वस्तु को कहाँ मानना है, समद्विभाजक पर ही मानना है, उसको कहाँ मानना है, वस्तु बिल्कुल सममित अवस्था में है, ठीक है, मतलब बीचों बीच पड़ी है वस्तु। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 360 के अंदर क्या करना है, थीटा का भाग देना है, ठीक है। और थीटा का मान हमारे पास कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपके पास, ये आपके पास थीटा 45 डिग्री दे रखा है। तो 360 के अंदर कितने का भाग देंगे आप, 45 का, 5 पे काट लेते हैं, 5 निम 45, 5 7 35, एक हासिल, 2 5 दूनी 10, 9 8 72, ठीक है। सॉरी डिग्री नहीं है, यहाँ गलती से लग गया, ठीक है। तो आपके पास कितने आई, 8 वैल्यू आई। अब 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या के केस में हमने क्या कहा था कि कितना करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। तो n बराबर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 360/थीटा माइनस 1। तो 8 में से 1 घटा दिया तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 7। बस यही आपका क्या है आंसर। कोई ज़्यादा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हमें बहुत कुछ रटना पड़ेगा, कुछ नहीं है। 45 डिग्री के अंदर क्या करना है आपको, 360 के अंदर 45 का भाग देना है, और उसके बाद आपको जो संख्या आएगी ये देखना है सम है या विषम है। अगर सम संख्या आ रही है तो -1 कर दो, अगर विषम संख्या आती है तो विषम संख्या के अंदर अगर आपके पास लिखा है कि कुछ नहीं लिखा तब तो सीधा -1 कर दो। अगर लिखा है कि एक दर्पण के पास है तब क्या करो, जितनी संख्या आ रही है उतनी की उतनी ही रहने दो। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, 2-3 केस और बना लेते हैं। जैसे एक विषम संख्या के ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए थीटा बराबर 120 मान लिया, 120 डिग्री। अब 360 के अंदर 120 का भाग दे लेते हैं तो कितना आ जाएगा,
360 के अंदर 120 का भाग देंगे तो 120 थी है 360, कितना आ गई 3 वैल्यू। अब 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या के अंदर हमने क्या कहा था कि अगर वो बीचों बीच सममित अवस्था में तब क्या करना है आपको, -1 करना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 2। बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ इसमें याद करने वाला है ही नहीं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सममित है या असममित है, ठीक है। सम और विषम के अंदर आपको क्या करना है, सममित के अंदर तो आपको सम के अंदर तो ध्यान ही नहीं रखना, ठीक है। जो वैल्यू आएगी -1 कर देना है। विषम के अंदर, सममित के अंदर भी -1 करना है। अगर असममित है तो उतनी ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्या हो सकता है कि अगर आपके पास जो संख्या है, ठीक है, वो क्या आ जाए, दशमलव के अंदर आ जाए, तब आपको क्या करना है, ठीक है। चलो यहीं कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर थीटा का मान कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना माने आप सोचिए, जैसे हम कर लेते हैं 80 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना मान लेते हैं, 80 डिग्री मान लेते हैं। तो 360 के अंदर सबसे पहले तो क्या करेंगे, 80 डिग्री का भाग देंगे, ठीक है। 8 चौक 32, ठीक है। कितना बच के 4, 8 पंजू 40, तो कितना है 4.5। अब ये कैसी आ गई, दशमलव के अंदर। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। अगर दशमलव के अंदर भी आपके पास संख्या आ जाती है तो आपको क्या करना है, एक बढ़कर माननी है। जैसे 4.5 आई तो उसको कितना मानना है, पूरा 5 मानना है। तो अब इसको आप कितना मानोगे, 5 मानोगे। अगर आपको मान लिया जी 3.1 होता तो आप उसको कितना मानते, 4 मानते। 2.7 होता तो 3 मानते, ठीक है। अब आप इसको कितना मानोगे, 5, ठीक है। अब 4.5 को हम कितना मानेंगे, पूरा 5 मानेंगे। तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, 360 बटे थीटा -1। 5 में से 1 गया, कितनी आ जाएगी, 4। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। या 45 की जगह हम उन्होंने कितना माना था, 80 डिग्री माना था, ठीक है। तो ये आपके पास जितने भी समतल दर्पण के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। इनसे बाहर आज तक एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपको समतल दर्पण के ऊपर आपके पास क्या, समतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, वो 2-4 हम और देख लेते हैं। ये देखिए, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, पेरिस्कोप के अंदर। जो आपके पास आपने पनडुब्बी के अंदर देखा होगा, ठीक है। जब पनडुब्बियाँ होती हैं उसके अंदर पेरिस्कोप बनाने के अंदर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप सतह पर उपस्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पनडुब्बी के अंदर दिखा देता है। इसमें 2 समतल एक दूसरे से समांतर रखे जाते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से रखे जाते हैं, ये और देख लीजिए आप, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ व्यक्ति होता है अंदर की तरफ, मतलब देख रहे हैं अपनी आंख से कुछ व्यक्ति, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक समतल दर्पण यहाँ रखा होता है, एक समतल दर्पण यहाँ रखा होता है। जो ग्रीन वाले हैं दोनों समतल दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है बाहर, ठीक है। तो व्यक्ति को क्या होता है, अब ये देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस समतल दर्पण में बनेगा पहले के अंदर। ये फर्स्ट समतल दर्पण है, फर्स्ट। अब इसके बिल्कुल समानांतर है 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा समतल दर्पण है, अब इस व्यक्ति को जो इसका वस्तु का प्रतिबिंब है पहले इसमें बना और फिर यहाँ बनता है और ये इस व्यक्ति को इसके अंदर दिखाई देता है। तो ये समतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक इसके अंदर होता है। उसके बाद एक कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे जाते हैं। इन दर्पणों के बीच रखे रंगीन कांच के टुकड़े अलग अलग प्रकार की आकृतियों में देखे जाते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः बच्चों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
ये समतल दर्पण का जो टॉपिक था आज हमारा पूरा हुआ। आज हमने प्रकाश के परावर्तन के ऊपर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उन पर डिस्कस किया, उसके बाद समतल दर्पण के ऊपर अच्छे से डिस्कस किया, समतल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं वो भी हमने आज देख लिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे जिसके अंदर हम गोलीय दर्पण और उसके अंदर से गोलीय दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।